हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स विद ममता। आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट टीजीटी साइंस में जो हमने 30 टॉपिक्स वाली सीरीज शुरू की है इन 30 डेज। उसमें एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो मेनली रिलेटेड होगा आपके न्यूक्लियस और लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी से, कि न्यूक्लियस क्या होता है और रेडियो एक्टिविटी के लॉज हमें क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो न्यूक्लियस है इसके बारे में किस किसने बताया था। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मॉडल्स आए थे। जैसे फर्स्ट मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो जे थॉम्सन मॉडल था। इन्होंने क्या कहा था कि एक एटम जस्ट लाइक अ वाटरमेलन होता है। जैसे वाटरमेलन के सीड्स होते हैं वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में। ठीक है, इसने न्यूक्लियस के बारे में कुछ नहीं बताया था, इसने सिर्फ एटम के बारे में डिस्क्राइब किया था। और जे थॉम्सन थे कौन? ये वो सर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। रदरफोर्ड ने बेसिकली एक क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था जिसने अल्फा हीलियम एटम्स को लिया था, मतलब जो अल्फा रेज है उनको लिया, एक गोल्ड फॉइल पे इसने टकराया। तो इसने देखा कि जो ये अल्फा पार्टिकल है ये कुछ तो क्या कर रहे हैं, अपने पाथ को रिट्रेस कर रहे हैं, और कुछ ये क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इसने बताया था कि एटम में कुछ पॉजिटिव चार्जेस का एम्प्टी स्पेस है और उस एम्प्टी स्पेस को इसने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। और इसने कहा था कि ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज है और हाईली मास क्या है, इसमें कंसंट्रेटेड है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, इस न्यूक्लियस से बाहर है। इसने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऑर्बिटल्स में मूव कर रहा है। इसने सिर्फ ये कहा था कि सिर्फ ये एक पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेटेड आपके पास सेंटर स्पेस है, जिसको इसने न्यूक्लियस कहा था। ठीक है, इसके बाद आया था हमारे पास बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ने ही बेसिकली ये बताया था कि जो एटम है इसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है, और बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स। और ये जो ऑर्बिट्स है ना, ये कैसी ऑर्बिट्स बताई इसने, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स वो ऑर्बिट्स होती हैं जो एनर्जी को रेडिएट नहीं करती है। इसने एक कंसेप्ट ये भी दिया था कि अगर एक पार्टिकल E1 एनर्जी स्टेट से E2 एनर्जी स्टेट में जा रहा है तो वो कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, दैट शुड बी इक्वल टू एच न्यू। और एच न्यू क्या होती है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन या क्वांटा ऑफ एनर्जी। ठीक है, और इसने कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है MVR वो हमेशा किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, NH/2 पाई का। तो ये बोहर मॉडल के कंसेप्ट थे। मेनली इसने किसके बारे में डिस्क्राइब किया था, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसने बताया था कुछ एनर्जी स्टेट्स के बारे में। जिन एनर्जी स्टेट्स के बारे में इसने बताया उनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं या स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट्स बोलते हैं। इसने बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा किसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, NH/2 पाई का। तो ये मैंने आपको जस्ट ऐसे बताया कि अगर आपके पास आजकल एचटेट में ट्रेंड भी है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दे या फिर आपके पास 2 कॉलम दे दे और एक दूसरे से मैच करवाए, तो आप बता सको कि किस मॉडल ने क्या बताया था और किस मॉडल को किसने दिया था। ठीक है, अब आता है हमारे पास एटम। कोई भी एटम को लिखने के लिए हम ऐसी नोटेशन यूज़ करते हैं ZXA। यहाँ पे जो A होता है वो क्या आपको बताता है, मास नंबर। A आपको क्या बताता है, उस एटम का मास नंबर। और मास नंबर होता क्या है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे जो Z है ये क्या बताता है, एटॉमिक नंबर। Z रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर। और ये क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और Z किसके इक्वल होता है, हमेशा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बात करूँ 2 हीलियम 4, तो इसमें मास नंबर कितना है, 4। एटॉमिक नंबर कितना है, 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 2। ठीक है, तो ये आपके जो भी कोई भी एटम है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि Z क्या है। अगर आपके पास 3 टर्म हम डिफाइन करते हैं, एक टर्म करते हैं आइसोटॉप, एक हम करते हैं आइसोबार, और एक हम टर्म नोट करते हैं आइसोटोन। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम। टॉप का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके पास एटॉमिक नंबर सेम हो। ऐसे न्यूक्लियाइज जिनके एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। जैसे अगर मैं बात करूं 7 नाइट्रोजन 14, 7 नाइट्रोजन 15,
ये एक दूसरे के क्या है, आइसोटॉप्स है। इसमें जो एटॉमिक नंबर है, जो Z है, वो क्या है, सेम। इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है कि T जो अल्फ़ाबेट है वो किसके पास आता है, Z के पास आता है। तो इसका मतलब जहाँ पे T आएगा उसका मतलब वहाँ पे कौन सेम होगा, Z सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। ऐसे ही जो न्यूक्लियाई या ऐसे जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, आइसोटॉप। अगर सेकंड में बात करूँ आइसोबार, आइसोबार में कौन सेम होगा, मास नंबर। कौन सेम होगा, मास नंबर जिसका सेम होगा वो क्या होंगे, आइसोबार। बी मतलब किसके क्लोज होगा, ए के। ए क्या होता है, मास नंबर। तो ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर सेम हो, जैसे अगर मैं बात करूं 6C12 या 7C12, तो ये एक कार्बन की क्या है, आइसोबार्स। नेक्स्ट आता है आपके पास आइसोटोन्स। टोन में कौन आ रहा है, न्यूक्लियस, सॉरी न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ऐसे एटम्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो क्या हो, सेम हो, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। ऐसे जो भी आपके पास एटॉमिक न्यूक्लियाई होगी वो आपके पास क्या होंगी, आइसोटोन्स। मेनली इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी आपको क्या कहता है, ये बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है कि अगर आपके पास कोई सबस्टांस था, इन ओवर द ईयर्स वो सबस्टांस कितना बचा, वो किस रिलेशन से हमें पता लगेगा। तो लॉ ऑफ जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो जनरली न्यूक्लियस के डीके में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये हमारे पास होता है dN/dt, मतलब डीके कांस्टेंट या रेट ऑफ डीके। dN क्या है, नंबर ऑफ जो भी आपके पास एटम्स, जो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो कितनी डीके हो रही है पर यूनिट टाइम। dN/dt किसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू n। जो आपका इनिशियल में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगा उसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल ऑफ कांस्टेंट आपको हटाओगे तो आप क्या लिखोगे, dN माइनस ऑफ लैम्डा एंड dt। माइनस लैम्डा क्या है, इन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि सबस्टेंस क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ डिकेड एटम्स चाहिए, जो न्यूक्लियाई चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसको इंटीग्रेट कर दूंगी ओवर द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू ओवर द टोटल नंबर ऑफ टाइम। तो ये क्या होगा, n इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन नोट को, अगर ये इनिशियल है आपके पास एन नोट से n, तो ये क्या होगा, dN/n इंटीग्रेशन n नोट बाई n माइनस लेमडा इंटीग्रेशन 0 to t इंटू dt। तो ये क्या बनेगा, ln 1/n का इंटीग्रेशन ln, लिमिट्स क्या होगी, n नोट से n, दैट इज इक्वल टू माइनस लेमडा dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट्स क्या है 0 to t। तो ये क्या बनेगा, t माइनस 0, तो माइनस लेमडा t। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ln n/n नोट दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ लेमडा t। अगर मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूँ तो मेरे पास क्या होगा, n इज इक्वल टू n नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है कोई भी सबस्टांस जो डिके हो रहा है। एन नोट क्या है, जो इनिशियल में आपके पास सबस्टांस है वो, लैम्डा क्या है, इसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, टी क्या हो रहा है, उसका टाइम, कितने टाइम में इतना पार्ट आपका क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इस dN/dt को हम एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। अगर ये टर्म वो एक्टिविटी के फॉर्म में पूछे, ए क्या है, दैट इज द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, और एक्टिविटी को हम क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ डिकेज पर यूनिट टाइम। एक्टिविटी क्या है, नंबर ऑफ डिकेज पर यूनिट टाइम। इसी इक्वेशन को हम ए की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस ऑफ लेमडा टी। तो ये इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी है, और ये इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियाई है कि आपके पास कितना न्यूक्लियाई रिमेन रहेगा आफ्टर टी टाइम। तो लैम्डा इसका क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसकी जो यूनिट होती है आपके पास रेडियो एक्टिव डिके की या एक्टिविटी की, जो ये ए है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, बैक्यूरल। इसकी एसआई जो यूनिट होती है वो क्या होती है, बैक्यूरल। 1 बैक्यूरल से आप बताते हैं, 1 बैक्यूरल बेसिकली है कितना, कि 1 जो आपका डिसइंटीग्रेशन है पर सेकेंड, एक बार डिसइंटीग्रेट हो रहा है वो कितने पर सेकेंड में, वही क्या होता है 1 बैक्यूरल। तो अगर आपसे पूछ ले कि एक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है, दैट शुड बी इक्वल टू 1 बैक्यूरल। ठीक है, अगर मैं इनके रिलेशंस की बात करूं, हम 2 टर्म्स और बार बार पढ़ेंगे। एक तो इसकी हाफ लाइफ,
हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि वो जो सबस्टांस हमने इनिशियली लिया है वो कितने टाइम बाद सिर्फ इनिशियल का आधा रह जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, n इज इक्वल टू एन नोट ई पावर माइनस लेमडा टी। अगर आपका सबस्टांस इनिशियल का जस्ट क्या रह जाए, आधा, तो वो टाइम आपका पीरियड क्या होगा, हाफ टाइम या हाफ लाइफ। तो इसको लिख सकती हूँ मैं टी हाफ। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ तो एन नोट से एन नोट कैंसिल, ये होगा 2 की पावर -1 ई पावर माइनस लेमडा टी ऑफ हाफ। अगर मैं इसका लॉगरिथम लूँ तो ये क्या बनेगा, ln ऑफ 2 that should be equal to minus ln of 2 that should be equal to minus lambda t12। तो अगर मेरे को t हाफ का एक्सप्रेशन चाहिए तो ये क्या बनेगा, ln 2 बाय लेमडा। ln 2 की वैल्यू आपको पता ही होती है 0.693 बाय लेमडा। आप इनको न्यूमेरिकल में यूज़ भी करेंगे, आपको ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि t हाफ की वैल्यू क्या होती है, लेमडा क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ln 2 की वैल्यू क्या है, 0.693। तो हाफ लाइफ कौन सी लाइफ होती है, जब आपका सबस्टांस क्या रह जाए, इनिशियल सबस्टांस का आधा। इसके बाद आपके पास आती है एक एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ कितनी है उस सबस्टांस की, मान लो अगर t0 पे आपका सबस्टांस क्या था, n नोट, और t टू t प्लस dt टाइम में आपके पास जो सबस्टांस रिमेन्स रह गया वो क्या बना, लैम्डा ऑफ n dt। तो आपके पास जो एवरेज लाइफ होगी, टी एवरेज, इसको एक्सप्रेशन ही आपको याद रखना है, जो एवरेज लाइफ होगी वो क्या होगी, 1/t, कि जितना आपका टाइम होगा, सॉरी जो ये है t, जो एवरेज टाइम होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/λ, मतलब 1 डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो आपका क्या होगा, एवरेज लाइफ ऑफ द न्यूक्लियर। तो इन्हीं पे बेस्ड आपके पास टीजीटी साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब न्यूक्लियस का जो भी ये चैप्टर है इसमें इतने ही कंसेप्ट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं और इसमें से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो अब इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 फॉर द रेंज ऑफ द फंडामेंटल इंट्रैक्शंस। आपको एक तरफ इंट्रैक्शन दी है, एक दूसरी तरफ उसकी रेंज गिवन है। ऐसे क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जाने लगे हैं, तो उसी हिसाब के मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में है। तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस कौन शो करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियस फोर्स कहाँ तक होता है, न्यूक्लियर फोर्स आपके पास 10⁻⁻15 मीटर या फिर वो लिख दिया 1 फर्मी मीटर तक ही क्या होता है, उसकी रेंज होती है। 1 फर्मी मीटर तक ही आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स की कुछ अनदर प्रॉपर्टीज़ भी होती है, वो भी मैं साथ साथ बता देती हूँ कि जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो क्या होता है, एक सैचुरेटेड फोर्स होता है। सैचुरेटेड फोर्स होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ स्पिन पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है स्पिन पे, और इंडिपेंडेंट है किसके, चार्ज के। चार्ज के क्या रहता है, ये इंडिपेंडेंट। ये मैंने एक शॉर्ट नोट भी करवाई हुई है, शॉर्ट वीडियो में भी मैंने न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और ये इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर या फिर 1 फर्मी मीटर। तो ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट का आर, ऐसा एक ही ऑप्शन है। थर्ड, सेकंड आपके पास क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज होती है वो होती है 10⁻18 मीटर। और ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट कितनी, जो रेंज होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट। तो एस्टेट टीजीटी साइंस में हर एक तो 2023 में पूछा हुआ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, वो भी मैंने यहीं डिस्कस कर दिया। एक 2020 में पूछा हुआ है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसकी रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट। तो 2 से 3 क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन में ही करवा दिए हैं, हर ऑप्शन की डिटेल नेचर देखिए। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने सीखने चाहिए कि एक क्वेश्चन में ही मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर देने की बात करें। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा हायर लेवल का लिया है, बैचलर से लिया है, कई बार ये पूछ लेता है क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि रेडियस ऑफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियर। तो मैंने आपको बताया था ना न्यूक्लियर को कैसे लिख सकते हैं। ये 13 क्या है, एक्स, सॉरी 13 क्या है आपके पास, जेड। जेड क्या बताता था, एटॉमिक नंबर। 27 आपके पास यहाँ पे क्या है, मास नंबर, ए। तो आपके पास एटॉमिक नंबर 13 और मास नंबर है 17 एल्यूमिनियम का। एक न्यूक्लियस तो ये है। एक है आपके पास जेड 52 और एटॉमिक मास नंबर 125 टेलिनियम न्यूक्लियस है। तो उनकी रेडियस का रेशियो बताना है। तो ये इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो रेडियस का रेशियो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज R0 एक कांस्टेंट और मास नंबर के 1/3 पावर के, मास नंबर के 1/3
3 पावर की। ये फॉर्मूला होता है न्यूक्लियस की रेडियस का, ये मैंने बैचलर के टॉपिक से लिया है। कई बार हो सकता है ये हार्ड पेपर हो तो ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। तो वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट न्यूक्लियाई क्या है, एल्यूमिनियम, आर नोट तो दोनों के लिए सेम होगा, तो ये प्रोपोर्शनल है ए के 1/3। तो इसमें ए कितना है आपका 27, इसकी पावर 1/3। सेकेंड, अगर मैं इनका रेशियो टेलीनियम से पूछा है, इसका आपके पास मास नंबर कितना है 125 और इसकी पावर 1/3, तो ये क्या बनेगा 3 की पावर 3 मतलब 3, और ये क्या बनेगा 5। तो इन दोनों के बीच में रेशियो कितना होगा 3:5। तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो रेशियो ऑफ द जो रेडियस है न्यूक्लियस की वो किससे डिनोट करते हैं, R = R नोट। ये एक कांस्टेंट है, ये हर न्यूक्लियाई के लिए सेम रहेगा। ये डिपेंड किस पे करता है, उसके मास नंबर पे। और मैंने बताया कि मास नंबर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ZXA, जो ऊपर वाला सिंबल होगा वो आपको क्या बताएगा, मास नंबर। और मास नंबर क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। जबकि Z आपको क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टी है ये भी, कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, ऑलवेज रिपल्सिव होते हैं, या ऑलवेज अट्रैक्टिव होते हैं, या फिर अट्रैक्टिव होते हैं लार्जेस्ट डिस्टेंस पे और रिपल्सिव होते हैं एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, या फिर रिपल्सिव होते हैं एट लार्ज डिस्टेंस पे और अट्रैक्टिव होते हैं एट शॉर्ट डिस्टेंस पे। तो न्यूक्लियस फोर्स क्या होते हैं, अट्रैक्टिव तो होते हैं एट लार्ज डिस्टेंस पे, जबकि रिपल्सिव कहाँ होते हैं, एट शॉर्ट डिस्टेंसेस पे। और हमने देखा था कि जो रेंज है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वो भी तो क्या है, वेरी स्मॉल, 10⁻⁻15, कितना स्मॉल है ये। तो इसका मतलब ये जो रेंज है 10⁻⁻15 मीटर, यहाँ तक तो आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या रहता है, रिपल्सिव। और इस रेंज के बाद जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास ये जो नीचे वाला नोटेशन है ये शो करता है कि आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या है, रिपल्सिव है एट द रेंज ऑफ 1 फर्मी मीटर, क्योंकि इसको मैंने 1 फर्मी मीटर कहा है ना, 10⁻⁻15 मीटर। और अदर देन द डिस्टेंसेस ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। होप सो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अब की बार पूछा जा सके। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। एक न्यूक्लियर रिएक्शन दी गई है और उसने पूछा है कि ये जो एक्स है ये क्या है। तो ये देखो, ये आपके पास क्या था, एटॉमिक नंबर, ये क्या था, मास नंबर। मास नंबर तो क्या रह रहा है, सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लूँ अगर कि इस एटम को मैं क्या बोल सकती हूँ, आइसोटॉप, आइसोबार या आइसोटोन। तो कौन सेम है, ए, एटॉमिक मास नंबर सेम है, जबकि एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है दोनों का। अगर मास नंबर सेम हो, ऐसी जो न्यूक्लियाइज है उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। तो ये दोनों न्यूक्लियाई का रिलेशन क्या है, आइसोबार का। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड, लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि आइसोबार आइसोटोन, इसने ये पूछा है कि एक पार्टिकल और निकल रहा है, वो पार्टिकल कौन है। तो देखो, अगर इस पार्टिकल, ये पार्टिकल हमें पता लगाना है, तो हमें देखना होगा कि एक आपका क्या कम, एक बढ़ रहा है ना, एक आपके पास क्या बढ़ रहा है, 92 से क्या हो गया, 93 हो गया, एक बढ़ रहा है। अगर मैं इसको एक घटाऊंगी तो ही मेरे पास 92 मिलेगा। तो मतलब इसके एटॉमिक नंबर में क्या चेंज हो रहा है, एटॉमिक नंबर एक बढ़ रहा था, तो एक जो पार्टिकल अनदर लिख रहा है उसका एटॉमिक नंबर उसके क्या होगा, उल्टा। तो ये क्या होगा, -1 इसका एटॉमिक नंबर, जबकि उसका मास नंबर क्या होगा, 0। तो ऐसा कौन पार्टिकल होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो आपके पास मास नंबर होता है वो तो क्या होता है, 0, और जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, -1। तो ये आपके पास जो एटम, जो सेकंड पार्टिकल निकलेगा वो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन का पूछा जा सकता है। मुझे लगा कि ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो ये भी मैंने आपको करवाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जो क्या कहता है कि हाफ लाइफ दी हुई है एक सबस्टेंस रेडियम की जो है 1600 ईयर, और इसने पूछा है कि कितना फ्रैक्शन सैंपल का रह जाएगा अगर उसकी जो वुड रिमेन आफ्टर 6400 ईयर्स, कि जो 6400 ईयर के बाद आपके पास कितना पार्टिकल रह जाएगा, इसने ये पूछा है। तो हमें हाफ लाइफ का फार्मूला पता है ना, कि हाफ लाइफ किसके इक्वल होता है, दैट शुड बी इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू ln2/1/2, है ना। इसी के इक्वल होता है ये हाफ लाइफ आपका। और हमसे पूछा क्या है कि 6400 सालों में ये कितना बचेगा। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, ऐसे अगर आपको गिवन हो तो शॉर्ट फॉर्मूला किसके इक्वल है,
इसको लिखते हैं n इज इक्वल टू n नोट, ये नोट कर लेना आप, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1/2 t बाय टी हाफ, t बाय टी हाफ। तो यहाँ पे जो t है वो क्या है, जितने सालों में आगे इसने पूछा है, t हाफ अगर आपको गिवन है तो इसने पूछा है कितना पार्टिकल बचेगा, तो वो कितना बचेगा, n बाय n नोट, दैट शुड बी इक्वल टू 1/2। इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 1600 ईयर, और कितने साल बाद पूछा है, 6400 ईयर के, तो ये कैंसिल करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/4, तो 1 2 की पावर 4 क्या होगा, 1/16। तो जो पार्टिकल इनिशियल का बचेगा वो कितना बचेगा, 1/16। ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि हाफ लीव्स ऑफ द टू रेडियो एक्टिव सबस्टांस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली 20 मिनट्स और 40 मिनट्स। आपके पास दो सबस्टांस दिए हैं, एक ए जिसकी हाफ लाइफ है 20 मिनट और एक बी जिसकी हाफ लाइफ है 40 मिनट। इसने कहा है कि इनिशियली जो सैंपल है ए और बी दोनों इक्वल है, ठीक है, और इसने पूछा है कि 80 मिनट बाद उसका रेशो क्या होगा। तो जो मैंने अबो फॉर्मूला बताया उसका हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ n इज इक्वल टू n नोट, किसके लिए, ए न्यूक्लियाई के लिए, तो 1/2 मेरे पास कितने टाइम बाद पूछा है इसने, 80 मिनट्स बाद पूछा है, और इसकी हाफ लाइफ कितनी थी, 20 मिनट्स। तो ए पार्टिकल कितना रहेगा 80 मिनट के बाद, ये मैंने निकाल लिया। सिमिलरली अगर मैं बी पार्टिकल निकालूँ, n/n नॉट फॉर बी पार्टिकल, दैट शुड बी इक्वल टू 1/2। कितने मिनट बाद पूछा है, 80 मिनट बाद, और इसकी हाफ लाइफ कितनी थी, 40। तो ये आएगा 1/2 की पावर 4, और ये आएगा 1/2 की पावर 2। और इन दोनों का ही रेशियो पूछा है इसने कि ए और बी क्या न्यूक्लियाई का रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा, तो इन दोनों का रेशियो ले लो, तो ये रेशियो कितना बनेगा, 1/2 की पावर 2, दैट इज 1/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1/4। अगर पेपर सेटर थोड़ा सा हार्ड पेपर सेट करता है तो वो ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक थोड़ा सा हार्ड तो नहीं है, फॉर्मूले पे बेस्ड है, लेकिन कैसे दोनों का निकालेंगे रिमेनिंग पार्ट और फिर इनका कैसे रेशियो लेंगे इसको दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द डीके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज लैम्डा, कि जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये जो डीके कांस्टेंट है वो लैम्डा है, तो उसकी हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ को कैसे लिखोगे। तो मैंने हाफ लाइफ का आपको फॉर्मूला बताया था, हाफ लाइफ किसके इक्वल होता है, दैट इज ln2 बाय डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर डीके कांस्टेंट, और एवरेज लाइफ मैंने बताई थी, एवरेज लाइफ शुड बी 1 बाय डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास कौन सा है, ln2 बाय लैम्डा और 1 बाय लैम्डा। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीछे प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, तो ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि ये कहता है कि अगर मैं मास नंबर को इंक्रीज करूं तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होगी, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी या बाइंडिंग एनर्जी। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी मास नंबर पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम भी डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि हमने देखा था रेडियस किस पे डिपेंड करती है, r इज इक्वल टू r नोट a पावर 1/3। अगर मैं इसका वॉल्यूम लूँ अगर इसका वॉल्यूम लें हमने पता है न्यूक्लियस कैसी होती है, स्फेरिकल, तो 4/3 पाई r क्यूब। अगर मैं इसका r क्यूब करूँगी तो ये a, हर एक न्यूक्लियाई का जैसे जैसे a चेंज होगा तो आपका वॉल्यूम भी चेंज होगा, बाइंडिंग एनर्जी भी चेंज होगी, उसका मास भी चेंज होगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर ए पे डिपेंड करेगी तो मास भी ए पे डिपेंड करेगा, तो कौन चेंज नहीं होगा, डेंसिटी। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन 100% पूछे जाने चाहिए। ये कंसेप्चुअल भी है और इम्पोर्टेंट भी है कि जब भी मास नंबर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी कभी भी एटम की इंक्रीज नहीं होती। चाहे आपका हीलियम का एटम ले लो 2 हीलियम 4, चाहे आप यूरेनियम का एटम ले लो 92 यूरेनियम 238, देखो इनका मास नंबर में कितना डिफरेंस है, इसका मास नंबर है 4, इसका मास नंबर है 238, लेकिन दोनों की डेंसिटी क्या है, सेम है। हमेशा दोनों की डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो कितना भी मास नंबर क्यों ना हो, कितना भी एटॉमिक नंबर क्यों ना हो, लेकिन जो आपकी डेंसिटी है न्यूक्लियाइज की वो क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। तो ये था टॉपिक आपके पास लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियस। इस चैप्टर से इतने ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो टीजीटी साइंस मेनली फिजिक्स के लिए।
ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने प्रीवियस ईयर 2011 से 2023 का एनालाइज करके सारे क्वेश्चंस की फॉर्मेशन ली है, और देखो मैंने 8 से 10 क्वेश्चन लिए हैं जिनमें हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट था। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करना है। अगर आप अपने बिहाफ पे भी तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को और ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन क्वेश्चनों को ही 2 से 3 बार आप रिपीट करते हो तो आप क्वेश्चन में आराम से जो भी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछेगा क्लिक कर जाओगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और पॉजिटिव कमेंट तो बिल्कुल भी मत भूला करो, क्योंकि जितने आपके पॉजिटिव कमेंट्स होंगे उतना ही मेरा क्लास लेने का और मोटिवेशन बनेगा, और मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी मोर क्वेश्चंस लेके आऊँगी, ठीक है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ बने रहें। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।